जो हमारा टॉपिक है सेल। सेल हम कवर करेंगे शॉर्ट नोट्स के द्वारा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शन एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, हमारी स्ट्रक्चर सबसे फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट होती है हमारे जीवन की, वो है सेल। ठीक है, सेल प्लस सेल कलेक्ट होंगी तो बनेगा टिश्यू, टिश्यू प्लस टिश्यू कनेक्ट होंगे तो बनेगी सिस्टम, सिस्टम और सिस्टम अगर मिलेंगे तो बनेगी बॉडी। ठीक है, तो सेल के भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवलप, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, मिटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, सेंट्रोल्स, वैक्यूल्स। ठीक है, तो सेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे रखी है। सबसे पहले डेड लिविंग सेल को जिसकी खोज फर्स्ट डेड सेल इज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, सबसे पहले डेड सेल डिस्कवर करती वो थे रॉबर्ट हुक, और लिविंग सेल को डिस्कवर करवाते एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है नर्व सेल, और लार्जेस्ट होती है ओवम, और स्मॉलेस्ट है स्पर्म और माइकोप्लाज्म। ठीक है, और देर आर मैनी शेप ऑफ सेल जैसे कि डिस्क, क्यूबॉइड, कोलुमिनर एंड थ्रेड। ठीक है, इसके बाद है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी रुडोल्फ विर्चो ने दी थी 1855 में। ठीक है, उन्होंने कहा था कि जो सेल हैं वो पहले जो सेल प्री एग्जिस्ट करी हैं उनसे ही बनती हैं। ठीक है, पहले वाले सेल से नई सेल्स बनती हैं। ठीक है, साथ ही जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल, प्रोडक्ट ऑफ सेल, जितने भी लिव के द्वारा कंपोज किए जाते हैं। ठीक है, दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल। फिर इसके बाद है प्रोकार्योटिक सेल एंड यूकार्योटिक सेल। प्रोकार्योटिक सेल वो सेल्स होते हैं जिनका जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। जिनका न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है वो होती है प्रोकार्योटिक, और जिनका सेल मेम्ब्रेन बाउंड होता है वो होती है यूकार्योटिक। प्रोकार्योटिक के एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया एंड ब्लू एल्गी। ठीक है, और जितने भी एनिमल प्लांट्स होते हैं उनके अंदर यूकार्योटिक वाली सेल पाई जाती हैं। ठीक है, ये सेल का डायग्राम, इसके अलावा भी आप एनसीईआरटी बुक में ये डायग्राम्स को देख सकते हैं। इसके बाद है सेल ऑर्गेनाइज, सेल्स के पार्ट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, ये सब सेल के मिडिल में प्रेजेंट होता है, ये हेल्प करता है डिवाइड के लिए। ठीक है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है जैसे कि डीएनए और क्रोमोसोम्स। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो आरएनए और प्रोटीन का बना हुआ होता है। इसके बाद है आरबीसी को छोड़ के सभी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। जो न्यूक्लियस है वो लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। न्यूक्लियस हेल्प इन रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑल्सो ग्रोथ। ठीक है, इसके बाद है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन कंपोज ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स आर अरेंज इन बाई लेयर। ठीक है, 2 लेयर्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर ये बनी हुई होती है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन मोलिक्यूल से। ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स के 2 पार्ट्स होते हैं, पहला होता है हेड, सेकंड होता है टेल। ठीक है, जो हेड होता है वो वाटर लविंग हाइड्रोफिलिक होता है, जो टेल होती है वाटर हेटिंग होती है, वो होती है हाइड्रोफोबिक। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है वो शेप को मेंटेन करके रखती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल मूवमेंट को अलग करती है, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करती है। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़े तो डेफिनेशन ये होगी, सेल मेम्ब्रेन इज ए लेयर, एक लेयर है जो कि हमारी जो सेल है उसको बाउंड करके रखती है। ठीक है, जितनी वो ऑर्गेनेलीज हैं उन्हें बाउंड करके रखती है, साथ ही साइटोप्लाज्म को भी बाउंड करती है। ठीक है, और कंट्रोल करती है मूवमेंट के, जितना भी मटेरियल प्रेजेंट है वो बाहर से अंदर की तरफ का मूवमेंट को ये कंट्रोल करती है। ठीक है, एक गेट कीपर की तरह एक्ट करती है। इसके बाद आता है मिटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, ये सोजिस शेप यानी कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आउटर और इनर कंपार्टमेंट 2 टाइप्स के होते हैं इसका स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जो इनर कंपार्टमेंट है वो मैट्रिक्स का बना हुआ होता है, अंदर के जो फोल्ड है उसे हम क्रिस्टी कहते हैं। इसके बाद है मिटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है 2 ATP ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके बाद है राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन सिंथेसिस भी कहते हैं। राइबोसोम एक ऐसी साइट है जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है। राइबोसोम एक ऐसी साइट है जहाँ पे प्रोटीन बनता है, प्रोटीन फैक्ट्री भी हम इसे कहते हैं। ठीक है, ये ग्रैनुलर मतलब दानेदार स्ट्रक्चर होता है। इसको इसकी खोज जॉर्ज पेलाडे ने की थी। प्रोकैरियोटिक के अंदर इसकी यूनिट 80S होती है और यूकैरियोटिक के अंदर 70S होती है। ठीक है, ये इसके बाद आती है सीधा लाइबोसोम। इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम है, इसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के अंदर पाया जाता है जैसे कि लाइपेज एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, और ये कभी कभी अपनी ही सेल को या फिर साथ वाली सेल को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए हम इसे सुसाइडल बैग कहते हैं। इट हेल्प इन रिमूविंग डर्बिस मतलब कचरा, एंड ब्रेक डाउन एक्स्ट्रा मटेरियल प्रेजेंट द सेल, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो सेल के अंदर उसे रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। ठीक है, इसके बाद है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी
इसको सबसे पहले एक एमिलो गोल्गी ने सर्च किया था। इसको हम पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहते हैं, पोस्ट हाउस या पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, ठीक है। ये एक फ्लैट और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका फंक्शन होता है पैकिंग ऑफ मटेरियल एंड सिक्रेशन आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। गोल्गी बॉडी का इंपॉर्टेंट साइड होती है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम की जिस सरफेस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होगा उसे तो हम कहेंगे रफ ईयर। जहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट होंगे, राइबोसोम की जिस साइड पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होंगे उसे हम कहेंगे रफ ईयर। और जहाँ पे राइबोसोम की जिस साइड पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे स्ट्रक्चर नहीं पाए जाएंगे उसे हम कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। स्मूथ हेल्प इन मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, ठीक है। लिपिड्स के सिंथेसिस के अंदर हेल्प करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड ऑल्सो कंटेन राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम को भी कंटेन करता है। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है। सेल के जितना भी फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। इसका मेन काम होता है शेप एंड साइज मेंटेन करके रखना सेल की। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ सेल, ठीक है। सेल के अंदर और बाहर की तरफ जो मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन है उसके अंदर हमारे हेल्प करता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेल के अंदर कुछ परपेंडिकुलर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं कुछ इस तरह, ठीक है। इसे हम सेंट्रियोल्स कहते हैं। सेंट्रियोल्स आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे के, और ये हेल्प करता है डिवीजन प्रोसेस ऑफ सेल, ठीक है। और ये डिवीजन प्रोसेस के दौरान स्पिंडल फाइबर को रिलीज़ करता है ताकि जो सेल है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो सके, ठीक है। वैक्यूल्स मेनली हम नहीं लेते हैं जब हम ह्यूमन सेल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। उसके अंदर वैक्यूल्स नहीं आता। वैक्यूल्स मेनली प्लांट सेल के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। इट इज़ जनरली प्रेजेंट इन प्लांट सेल और इट ऑक्यूपाई 90% ऑफ वॉल्यूम इन द सेल, ठीक है। इट कंटेन वाटर सेप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड अदर यूजफुल मटेरियल ऑफ द सेल। तो ये था सेल। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।